Krishna here. Second year biology का टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये टर्म हम बहुत बचपन से सुनते हैं। एवोल्यूशन क्या होती है? सक्सेसिव जनरेशन के बाद आफ्टर जनरेशन इनमें जो चेंज आता रहता है, उनके डीएनए में चेंज आ जाता है, जिनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, उनके किसी भी फंक्शन के अंदर, फिजिकल फॉर्म और अपीयरेंस के अंदर, या वो भी किसी भी चीज़ के अंदर चेंज आता है। तो उस चेंज आने को, इस मॉडिफिकेशन को, इस चेंज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब इसके क्या सबूत हैं, क्या निशानियां हैं, मतलब कि कैसे एवोल्यूशन हुई है, ये इस बात का कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास 5 एविडेंसेस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। बायोजियोग्राफी, फॉसिल रिकॉर्ड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। जो इनमें से फर्स्ट जो है बायोजियोग्राफी और फॉसिल रिकॉर्ड, डार्विन ने भी यही 2 एविडेंसेस पेश किए थे और इनको एक्सप्लेन किया था। बाद वाले साइंटिस्ट ने भी फर्दर इनको स्टडी किया और मज़ीद इन पे रिसर्च की। तो फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी। What है बायो? बायो मीन्स एज यू नो लाइफ। लाइफ किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो बायो मतलब लाइफ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। जियो मतलब अर्थ, ठीक है, और ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ पूरे वर्ड का? बायो जियोग्राफी के डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया के कौन कौन से इलाकों के अंदर लोकेटेड हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से प्लांट जो है वो पाकिस्तान में होते हैं, कौन कौन से तरह के एनिमल्स जो है वो अमेरिका के अंदर होते हैं, कौन से तरह के जो है वो फंजाई बैक्टीरिया जो है वो अफ्रीका में होते हैं। तो ये जो डिफरेंट तरह की लोकेशन है कि पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। अच्छा जी, डार्विन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था और इसने कहा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिफरेंट आइलैंड पर वो एंडामिक होते हैं, ठीक है। डिफरेंट आइलैंड पर, या यहाँ पे लैंड का वर्ड के साथ आप लोग लिख लीजिएगा, आइलैंड्स एंड लैंड पर डिफरेंट इलाकों में वो क्या होते हैं? एंडामिक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडामिक का मतलब है मुकामी, मतलब प्लांट और एनिमल्स जिस जगह पे रहते हैं वो वहाँ के मुकामी है, उसी जगह पर ही रहने वाले हैं, ठीक है। या तो उस जगह की मुकामी है, और दूसरा एक और पॉइंट भी है कि वो जिस जगह पे रहते हैं उनके पास जो करीब के इलाके हैं वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं। पास कोई भी दूसरी लैंड है, मतलब पास कोई भी दूसरा शहर है या कोई भी दूसरा आइलैंड पास करीब है, तो एक पर्टिकुलर लैंड वाले ऑर्गेनिज्म अपने करीब वाले इलाके से या करीब वाले आइलैंड से वो थोड़े से मिलते जुलते होंगे, ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज होंगी। अच्छा जी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूंगी ऑस्ट्रिच, जो कि एंडामिक है अफ्रीका का, ठीक है। फिर मून डियर एक एनिमल है, वो पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा पोलर रीच है, सफेद पोलर डियर, सफेद रीच, वो जो है वो पोल्स पर पाया जाता है। इसके बाद एक बुक में एक जबरदस्त एग्जाम्पल लिखी है आपके आर्माडिलोस, इनको हम कहते हैं आर्मर्ड मैमल। अगर आप इस वर्ड पर गौर करें, ठीक है, आर्म हम किसको कहते हैं? फौजियों को कहते हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस, फौजी। तो फौज का क्या काम होता है? मुल्क की हिफाजत करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना। यहाँ पे हमने इनको आर्मर्ड क्यों कहा है? क्योंकि इनके ये जो आर्मर्ड होते हैं मैमल्स, इनके ऊपर छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं जो कि इन मैमल्स की, आर्मर्ड की प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम अदर इन्वेडर्स, फ्रॉम अदर हार्मफुल एनिमल्स, ठीक है। तो इनका फंक्शन प्रोटेक्शन है और आर्मी का भी फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। तो हमने इस प्रोटेक्शन के फंक्शन की वजह से इसको, इन मैमल्स को, आर्माडिलोस को वर्ड दे दिया है आर्मर्ड, ठीक है। आर्माडिलोस भी कहते हैं और आर्मर्ड मैमल्स। ये सिर्फ अमेरिका के एंटार्क्टिक है, ठीक है, ये कहाँ के एंटार्क्टिक है? अमेरिका के। और इस बात का पता हमें एक और एविडेंस से भी पता चलता है, फोसिल से। जब फोसिल रिकॉर्ड को, आर्माडिलोस की फोसिल्स को स्टडी किया गया तो पता चलता है कि जो कुछ साल पहले जो फोसिल्स पाए जाते हैं वो आजकल की जो आर्माडिलोस है उनके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। यानी कुछ सालों पहले जो आर्माडिलोस पाए जाते थे वो एंसेस्टर्स हैं, और जो आज पाए जाते हैं वो इनके डिसेंडेंट्स हैं, वो बाद में आने वाले हैं।
कुछ जो सिमिलरिटीज हैं इनमें पाई जाती हैं पहले वाले फोसिल्स में और आज वाले जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये हो गया बायोजियोग्राफी के रिलेटेड। उसके बाद है जी फोसिल रिकॉर्ड। अच्छा जी, जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का टॉपिक है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। कोई से भी वो आपकी मर्जी के चार हो सकता है, दो एविडेंसेस हो सकता है, और इसके अलावा आपको सेपरेटली भी हो सकता है कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी बताएं, कंपैरेटिव एनाटॉमी बताएं, और इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी छोटे छोटे टर्म्स के तौर पर भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। आर्मेडिलोस का भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है फोसिल रिकॉर्ड। फोसिल्स क्या होते हैं जनाब? फोसिल्स किसी भी, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमें पता है डेड हो जाता है तो उसके जो बाकियात होते हैं, उसके जो कोई भी चीज, उसका अगर कोई ऑर्गेनिज्म ही इटसेल्फ रह गया, ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म की जगह पर कोई ना कोई साइंस वगैरह ने ले लिया, उसके टिश्यूज को रिप्लेस कर दिया साइंस ने, ठीक है, उसका हमें एक रफ सा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक निशान हमें मिल जाएगा, तो उस चीज को हम कहेंगे फोसिल। और एक विजुअल रिकॉर्ड में हमें मिलता है, ठीक है। विजुअल रिकॉर्ड क्या होता है कि हमें एक सीरीज में एक स्टेप वाइज हमें रिकॉर्ड मिल जाता है। सीरीज में स्टेप वाइज रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर एक मॉडल है मोबाइल का और वो 2000 में आया है, सन 2000 में आया है, तो वो हो जाएगा कि मॉडल 1, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, कोई चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो उसका नया मॉडल आ गया 2002 में, ठीक है। और तो पहले वाला मॉडल भी मौजूद है लेकिन दूसरा मॉडल भी आ गया, ठीक है। 2003 में हमने जो दूसरे वाला मॉडल था 2000, जो उसके पहले वाले ईयर का मॉडल था, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, थोड़ा चेंज कर दिया और एक नया मॉडल आ गया। तो ये जो डिफरेंट, यहाँ पे तो मैं मोबाइल की बात करूँ, जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आते रहेंगे, एक 2000 में आए, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स आते जाएंगे, इनके जो फोसिल्स होंगे उनको हम एक टाइमली सीरीज में उनको हम कंपेयर करके जब सामने रखकर देखेंगे तो हमें स्टेप वाइज चेंज का पता चलेगा कि पहले से दूसरे के अंदर ये चेंज आया है, दूसरे से तीसरे के अंदर इस स्ट्रक्चर में चेंज आया है या इस फंक्शन में चेंज आया है, तीसरे से चौथे में इस स्ट्रक्चर, इस फंक्शन में या इस कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया है। तो एक सीरीज में स्टेप वाइज हमें जो है वो चेंज का पता चल जाता है। फिर है जी प्रोकैरियोट्स सबके एंसेस्टर्स हैं, ये बात हम लाखों दफा पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें फॉसिल रिकॉर्ड से भी इस बात का पता चलता है। इसके लिए कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है, कार्बन की हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि इस फॉसिल का अगर जो कार्बन प्रेजेंट है वो ज़्यादा पुराना है, इसका कार्बन थोड़ा कम पुराना है। तो जो प्रोकैरियोट है, कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो सबसे जो है वो पहले अर्थ पर आए थे, और जो यूकैरियोट्स के फोसिल्स हैं वो बाद वाले हैं, प्रोकैरियोट्स के उनसे अर्लियर हैं। उसके बाद है जी वर्टिब्रेट की एग्जांपल दी है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए हैं। वर्टिब्रेट आपको पता है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हैं, मैमल्स की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आए हैं जी फिशेस, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स। क्रोनोलॉजिकल यहाँ पे, क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, सेम अभी जो मैंने पहले बात की कि टाइमली ऑर्डर में, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल पहले वाले सालों में गया है, ठीक है, कुछ उसके कुछ अर्से बाद एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, तो इनके टाइम के ऑर्डर में आए, ठीक है। और इसके बाद होर्स एवोल्यूशन की एग्जांपल क्या है कि होर्स के जो एंसेस्टर्स थे, इसके जो अवॉइजात थे, होर्स के जो आने वाले इसकी नस्ल में जो पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, उनकी फिजिकल फॉर्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होर्स जैसी थी। हाँ, वो बिल्कुल जो आज के ज़माने का जिसको हम हॉर्स कहते हैं घोड़ा, उसके जैसे नहीं थे, थोड़े से जिस्मात में थोड़े बहुत मुख्तलिफ थे, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक होती थी, लेकिन उसके अंदर उसकी एवोल्यूशन होती गई, उसके प्रोसेस में हमें पता चलता गया कि वो थोड़ा चेंज आता गया, और आज जो प्रेजेंट शक्ल मौजूद है वो घोड़े की शक्ल में, हॉर्स की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो आप इंटरनेट पर भी इसको पिक्चर्स की फॉर्म में इसको देख सकते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल्स क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए में हम स्टडी करते हैं कि उनका जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर तो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट स्पीशीज का, अगर जेनेटिक कोड उनमें सेम तरह के पाए जाते हैं, तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उनका जो एंसेस्टर होगा वो कोई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। अगर कॉमन जेनेटिक कोड होते हैं, इसका क्या मतलब है कि जो एंसेस्टर था वो भी कॉमन था, ठीक है। आपको पता है कि जेनेटिक कोड
सबसे पहले हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, साइंस के बाद बात करते हैं। ये टर्म आपके लिए समझना जरूरी है, फिर हम साइंस की बात करते हैं। एनाटॉमी मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करना। इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करने को हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब मैं स्लाइड पर आती हूँ, इसमें लफ्ज़ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आपको पता है कि हम 7 क्लासेस में 7 रैंक्स कहना चाहिए, 7 रैंक्स में क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस हर एक रैंक को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, किंगडम हमने यहाँ पे ले ली है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमने एनिमेलिया, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको होमोलॉजी का थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ। अगर हमने किंगडम ली है एनिमेलिया, किंगडम में हम फिर आगे चले गए उसके फाइलम में, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम में भी फिर हम आगे चले जाते हैं उसकी क्लास में, ठीक है, क्लास हम ले लेते हैं मैमल्स, और मैमल्स में फिर हम डिफरेंट स्पीशीज के हम ले लेते हैं मैमल्स। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी कहती है कि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो स्पीशी का करते हैं, कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी में हम स्पीशीज को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने होमोलॉजी में मैमल्स की स्पीशीज को डिस्कस किया है, उसका ये मतलब है। अच्छा, बेटा ये बात समझ नहीं आती तो आई थॉट इट शुड बी वेल अंडरस्टूड। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। आपको ये सेपरेट भी आ सकता है, मतलब डिफाइन होमोलॉजी, डिफाइन एनालॉजी, और डिफरेंस की फॉर्म में तो आता ही रहता है, सेपरेट भी आ सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है। और बहुत ही पसंद होता है एग्जामिनर को शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग अच्छे से कर लेना। अब हम इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। होमोलॉजी, ठीक है, होमो का तो वैसे भी मतलब होता है आपका स्टीम, मगर स्टीम इसमें क्या होता है? स्टीम होता है स्केलेटन, बोन्स, ठीक है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया है कि हमने किंगडम ले लिया एनिमेलिया, उसमें ले लिया हमने फाइलम कॉर्डेटा में, फिर चले गए क्लास उसकी मैमल्स में, मैमल्स में एनिमेलिया और ये कॉर्डेटा वगैरह आपको बुक में लिखा होगा, सिंपल मैंने मैमल्स की को बस लिखा हुआ है, तो आपने बस कॉर्डेटा वगैरह नहीं याद रखना, बस आपने मैमल से स्टार्ट करना है कि हमने मैमल्स की डिफरेंट स्पीशीज को जब हम कंपेयर करते हैं और उनमें स्केलेटन सेम होता है, बोन्स वगैरह सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन अदर सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर और स्केलेटन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं होमोलॉजी, ठीक है। एनालॉजी इसकी रिवर्स होती है। एनालॉजी में क्या होता है? स्केलेटन डिफरेंट होता है, मतलब अंदर से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो डिफरेंट स्पीशीज का फंक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैमल्स के जो स्पीशीज है इनकी 4 लिम्स की एग्जांपल देखिए। 4 लिम्स आपको पता है, आर्म्स और लेग्स वगैरह को, और अपेंडेजेस को हम कहते हैं। तो मेल है, ठीक है, कैट, हॉर्स, बैट, मैन। मैन में आप चैप्टर 16 में पढ़ के आ चुके हैं कि कोलिन्स में आर्म्स में क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमरस होती है, ठीक है, रेडियस अल्ना होती है, कार्पल, मेटाकार्पल फ्लैंजेस होते हैं, ठीक है। लेग्स में जो है वो सबसे पहले फीवर बोन होती है, टीबिया, फिबुला होते हैं, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लैंजेस होती हैं। ये जितनी भी बोन्स हैं ये मैन में तो आपने पढ़ी है, बैट में भी यही बोन्स होती हैं, हॉर्स में भी यही बोन्स होती हैं, कैट में, वेल्स में भी यही वाली बोन्स होती हैं, ठीक है। मतलब क्या है? स्केलेटन सेम है, बोन्स सेम है इन सब के अंदर, लेकिन इन बोन्स का, स्केलेटन का, इन बोन्स का, सब इन सब ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैन, बैट, हॉर्स, इन सब के अंदर फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। बोन्स एक जैसी है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब फंक्शन क्या डिफरेंट है? मैन जो है वो आर्म्स और जो लेग्स के अंदर बोन्स होती है, इससे क्या काम देता है? इससे वो वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, ठीक है, चलता फिरता है, भागता है। बैट क्या करते हैं? ठीक है, बैट चलते तो नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो वो उनके विंग्स होते हैं, विंग्स के अंदर ये बोन्स होती है, तो वो फ्लाइट का फंक्शन होता है, ठीक है। हॉर्स और कैट ये जो है वो 4 लेग्स होती है, ठीक है। 4 लेग्स किसमें होती है? 4 लेग्स हम कहते हैं जो 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं, 4 टांगों वाले जानवर, उनकी जो फ्रंट वाली, जो आगे वाली जो 2 टांगे होती हैं उनको हम कहते हैं 4 लेग्स। तो उनमें ये बोन्स होती हैं और ये जो है वो किसका काम करेंगी? बेसिकली चारों बोन्स ही इनमें वॉकिंग का और
होते गए, हाँ जो स्ट्रक्चर था वो सेम रहा। जब स्ट्रक्चर सेम रहा, फंक्शन डिफरेंट हो गया, इसको हमने कह दिया। आई होप आपको समझ आते होगा। अगर आपको अपनी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट कर कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है एनालॉग। होमोलॉजी में और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम एनालॉजी में पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। इसके मैंने आपको पहले भी बताया एनालॉजी क्या है, कि इसमें स्केलेटन डिफरेंट होता है। पहले हमने क्या पढ़ा, मुझे कौन सी सारी लेंजेस कार्पल टार्सल वगैरह वो सेम थी, ठीक है, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग था, डाइवर्ज था। यहाँ पर क्या है, स्केलेटन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन सेम, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट तरह के एंसेस्टर थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक को कह दिया A1 एंसेस्टर, एक को कह दिया A2 एंसेस्टर, एक को मैंने कह दिया A3 एंसेस्टर। A1 जो एंसेस्टर था उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई उसने डायट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, फिर बर्ड्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। बर्ड्स की जो भी एंसेस्टर थे मैंने A2 कह दिया। इंसेक्ट्स के जो भी पीछे जाते गए टाइम के अंदर उनके जो भी एंसेस्टर थे उनको मैंने A3 कह दिया, ठीक है। डायट के एंसेस्टर A1, बर्ड्स के A2, A3, डिफरेंट तरह के एंसेस्टर्स थे। लेकिन आप लोगों ने एक बात में नोट करनी है, इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है फंक्शन के नाम से, डायट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स की जो भी स्पीशीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इनमें कॉमन क्या है, विंग्स, ठीक है। तो फ्लाइट इनका फंक्शन है, ठीक है, डायट भी उड़ते हैं, बर्ड्स भी उड़ते हैं, इंसेक्ट्स भी कुछ उड़ते हैं। तो इनमें क्या फंक्शन सेम है, फ्लाइट, फ्लाई उड़ना, लेकिन डायट के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनकी बोन्स का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो है डिफरेंट फंक्शन के लिए। इसको हमने क्या था, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्ज किया, कन्वर्ज इसलिए हमने कहा कि सब डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर थे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आई, लेकिन एक फंक्शन पर आकर कन्वर्ज हो गई, ठीक है। मतलब कन्वर्ज होने के फंक्शन उनका एक हो गया, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज हैं, जब हम उनके फंक्शन को इकट्ठा पढ़ेंगे, कंपेयर करके एक जगह पे पढ़े हैं, तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट में क्या था, फंक्शन डिफरेंट था, कन्वर्जेंट में क्या है, फंक्शन एक है, ठीक है। अच्छा, ये बात है होमोलॉजी में 3 एग्जांपल देनी है। एक तो ये फर्स्ट ये फोल्डिंग्स ऑफ मामल्स की, ठीक है, और दूसरी है फ्लावर पार्ट्स की। फ्लावर पार्ट्स जो है वो कहा गया कि होमोलोगस होते हैं। फ्लावर पार्ट आपको पता है स्टेमन, कार्पल्स, और इसके अलावा कार्पल्स और पेटल्स। पेटल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन्स और कार्पल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो कहते हैं ये जो चारों पार्ट हैं ये पत्तों से बीज से ही ऑरिजिनेट हुए हैं। लीव्स यानी कि एक कॉमन एक सेम स्ट्रक्चर कह लें, ठीक है, एक सेम स्ट्रक्चर था, लेकिन उससे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। पेटल्स का काम होता है फिनिशिंग वगैरह की, पेटल्स के नीचे ग्रीन होती है, उसको सपोर्ट कर होती है। स्टेमन जो है वो उसमें मेल पार्ट होता है, कार्पल्स में फीमेल पार्ट होता है। यानी फंक्शन सबका डिफरेंट है, लेकिन जो लीव्स है वो सेम टिश्यू से ही सब बने हैं। तो ये आपकी समझ हो गया। फिर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द स्टीचल ऑर्गन्स रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर या रेमनेंट्स से क्या होते हैं कि एंसेस्टर्स में अवॉइड जाते पहले वाले बहुत सालों पहले जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे उनके अंदर ये स्ट्रक्चर होते थे और इनका कोई फंक्शन भी होता था। लेकिन जब एवोल्यूशन हो गई और आजकल के ज़माने में जो ऑर्गेनिज्म आ गए या बाद वाले जो नए ऑर्गेनिज्म आए हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है, लेकिन इनका काम कोई नहीं है, ठीक है, ये कार्य अलग है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बात इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि इनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था एंसेस्टर्स में, लेकिन क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन क्या होता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। उस चेंज के नतीजे में ये हुआ कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, लेकिन फंक्शन गायब हो गया। फंक्शन मतलब कि कोई रहा ही नहीं, ठीक है। तो एंसेस्टर्स में फंक्शन होता था, लेकिन जो डिसेंडेंट्स हैं बाद वाले ऑर्गेनिज्म उनमें इनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स में आपको याद रखना है वेल्स और स्नेक्स में, ठीक है। वेल्स आपको पता है मैमल्स हैं, स्नेक्स क्या है, फ्लाइज हैं। इनमें क्या होता है, लेग और पेल्विस बोन्स होती हैं। वेल्स आपको पता है स्विम करती हैं,
उनको लेग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्नेक भी आप मतलब वो रींगते हैं, उनको भी टांगों की जरूरत नहीं है, उनको चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेग और पेल्विस की बोन्स इन्हें होती है। तो शो पता है कि इनमें इनके एंसेस्टर्स में होंगे बोन्स और उन्हें इनका फंक्शन भी होगा, लेकिन इनके अंदर इनका एक बोन्स का फंक्शन नहीं है। तो ये बोन्स यहाँ है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, वेस्टिजियल बोन्स है, रूडिमेंट्री बोन्स है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है यहाँ रेफरेंस है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को हम रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और इनको हम रेफरेंस भी कहते हैं। फिर है जी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, कार्निवोर्स के अंदर। अगर ये अपेंडिक्स का तो सबको पता होता है कि हमारे अंदर एक अपेंडिक्स होती है, तो हमें इस वर्मीफॉर्म का नहीं पता होता। फॉर्म का तो आपको मतलब पता है, शेप, ठीक है। तो वर्मी का क्या मतलब है, वर्मी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि वर्म लाइक, ठीक है। वर्म इंग्लिश वाला वर्म, मतलब DERM लैटिन वर्ड है और WORM इंग्लिश वर्ड है। और जो आपको पता है जो इंग्लिश वर्ड है वर्म, उसका मतलब है कीड़ा, ठीक है। और कीड़े की कैसी शेप होती है, जैसे कैलेंडर्स होता है ना, ट्यूब लाइक। तो लैटिन में इसका मतलब वर्म जो लगता है, उसका मतलब होता है ट्यूब लाइक। और हमारे जो बॉडी में जो अपेंडिक्स होती है वो भी एक जो है वो ट्यूब शेप की होती है, ठीक है। तो ट्यूब शेप हम इसको कह सकते हैं, ट्यूब शेप, सिलेंडर शेप, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और इस वर्ड में कोई साइंस नहीं है, बच्चे पूछते हैं तो इसलिए ये बनाना तो बनता है। ईयर मसल्स इन मैन, ईयर मसल्स इन मैन कभी कहते हैं कि इनका कोई जो है वो फंक्शन जो है वो। इसके अलावा एक वो चीज होती है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ह्यूमन एम्ब्रियो की टेल। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन एम्ब्रियो इज आल्सो अ टेल, जो कि बाद में खुद से ही एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एब्नॉर्मैलिटी की वजह से ये टेल भी बेबी में प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन बाद में इसको सेटली वगैरह करवा के नहीं किया जाता। कोई गलैदा स्टोरी है, ज़्यादा सीरियस नहीं जाते। और उसके बाद है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक थियरी है ये, जो कि हमें डार्विन ने दी थी। डार्विन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। मैथ्स में पढ़ते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़े की तरफ आना। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ, बड़ा मतलब यहाँ पर क्या है, एंसेस्टर, जो सालों पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था, ठीक है, वो थे एंसेस्टर। और डिसेंडेंट कौन है, जो आज के ज़माने में या फिर जो नया आने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पहले वाले से जो बाद में बनने वाला ऑर्गेनिज्म है, बाद वाला ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे डिसेंडेंट, और पहले वाले को हम कहेंगे एंसेस्टर, ठीक है। मोबाइल वाली अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो सन 2000 वाला क्या होगा एंसेस्टर, 2001 वाला क्या होगा डिसेंडेंट। अगर मैं 2001 और 2002 की बात करूँ, 2001 वाला क्या होगा एंसेस्टर हो जाएगा, 2002 वाला क्या होगा डिसेंडेंट हो जाएगा। अगर मैं 2002 2003 की बात करूँ, 2002 वाले क्या को मैं क्या कहूँगी, मतलब पहले वाले को मैं कहूँगी एंसेस्टर और बाद वाले को मैं कहूँगी डिसेंडेंट। तो जो बाद वाला ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आता है, डिसेंडेंट अपने अंदर कोई ना कोई अडेप्टेशन लेकर आता है, कोई चेंज लेकर आता है, ठीक है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंडेंट डिसेंट आया है कोई ना कोई मॉडिफिकेशन लेकर, तो यानी उसने एवोल्यूशन करी है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हमने कहा उसने एवोल्यूशन करी है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट जो किया गया है कि कॉमन एंसेस्टर से जब ये मेल बन गई, कैट बन गई, हॉर्स बन गई, तो उन्होंने क्या किया, एवोल्यूशन करी। क्या एवोल्यूशन की, इन्होंने अपना फंक्शन डिफरेंट कर लिया है, ठीक है। स्केलेटन का फंक्शन डिफरेंट कर लिया, तो हमने क्या किया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इधर भी इन्होंने क्या किया कि एंसेस्टर डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज का सेम होता गया, तो हमने इसको कह दिया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। फ्लावर पार्ट्स का भी मैंने बता दिया आपको। फिर कुछ थे स्ट्रक्चर्स, उनका स्ट्रक्चर को थे लेकिन उनका फंक्शन ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो भी था, ये सब कुछ था एवोल्यूशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका भी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का एक अलग से पैराग्राफ आपके पीछे वाले टॉपिक में भी दिया गया है, आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, इसको भी इसके साथ ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर जी होमोलॉजी, होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉजी में जो हम जिन भी ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, जैसे हमने पॉली स्टडी किए, फ्लावर पार्ट, वेजिटल ऑर्गन, उनको हम होमोलॉगस ऑर्गन प्रोसेस के पढ़ने को हम कहेंगे होमोलॉजी। एनालॉगस ऑर्गन्स में हमने लिंक स्टडी किए, तो लिंक हो जाएंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, इस प्रोसेस को पढ़ने को हम कहेंगे एनालॉजी। फिर है जी डीमॉडलिंग प्रोसेस। डीमॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें कहते हैं कि एवोल्यूशन
जो भी फंक्शन होते थे या जो स्केलेटन या जनरल स्ट्रक्चर होता था वो डिफरेंट होता था, और बाय द टाइम क्या होता गया, उनमें चेंज आता गया और वो एक डिफरेंट चीज आगे स्पीशी बन गई, ठीक है। फिर हमने उसको आगे कैटेगराइज कर दिया था होमोलॉजी में, यानी फंक्शन पहले कुछ और होता था या स्ट्रक्चर कुछ और होता था, बाद में जाके स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज होता गया, ठीक है। तो डी मॉडल हो गया, ठीक है। एक मॉडल पहले आया और कुछ सालों बाद जो है वो मॉडल उसके पहले वाले मॉडल में चेंज आ गया और वो मॉडल ही चेंज हो गया, ठीक है। तो डी मॉडल हो गया। इसके बाद है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। री मॉडल मीन्स के जो एंसेस्टर्स थे उसमें एवोल्यूशन हुई, और एवोल्यूशन के बाद जो डिसेंडेंट्स हुए हैं, डिसेंडेंट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ है वो डिफरेंट आ गई हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है गिलहॉर्टिस की, और पहले हम इस टर्म को समझेंगे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी, अब डिफरेंट स्पीशीज के एम्ब्रियोज की स्टडी को, डिफरेंट स्पीशीज के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी को जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एग्जाम्पल दी गई गिलहॉर्टिस की। गिलहॉर्टिस जो कि डिफरेंट स्पीशीज के जो एम्ब्रियोज होते हैं वो जब उनकी जो थ्रॉट जब बनता है उनके नेक के साइड पर, उनके थ्रॉट के साइड पर एक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गिल पाउचेस हम उसको कहते हैं। वो फिश में भी सेम तरह के गिल पाउचेस होते हैं, फ्रॉग में भी यही सेम गिल पाउचेस होते हैं, स्नेक में, बर्ड में, ह्यूमंस में, ये जो 5 लिखे हुए स्पीशीज इन सब में ये सेम गिल पाउचेस होते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे एम्ब्रियो की और ये इनिशियल स्टेज में होते हैं, सेम तरह के जो गिल पाउचेस हैं वो इन पांचों के अंदर, इन पांचों जो है वो इन पांचों के अंदर, पांचों वर्टिब्रेट्स के अंदर सेम तरह के होते हैं इनिशियल डेवलपमेंट। आहिस्ता आहिस्ता जब एम्ब्रियो, हर किसी का, फिश का एम्ब्रियो, फ्रॉग का एम्ब्रियो, स्नेक का एम्ब्रियो, बर्ड का एम्ब्रियो, ह्यूमन का एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप होता जाता है तो ये फिर कुछ और ही बनते जाते हैं, कुछ और ही इनसे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। इनिशियल डेवलपमेंट में ये सेम बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है, जब हम इसको जब हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी से देखते हैं सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लेटर डेवलपमेंट में जाके इन्हीं स्ट्रक्चर से कोई डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर में जाते हैं। जैसे फिश में क्या होता है, गिल्स बन जाते हैं, वो उसको ब्रीथिंग के लिए यूज करती है, इसी तरह फ्रॉग, स्नेक और बर्ड में भी कुछ और स्ट्रक्चर बन जाता है। ह्यूमन का आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये पहुंचे से उससे यूसेजी व्यू बन जाती है। फिश में क्या होता है, गिल्स बनते हैं, ह्यूमन में यूसेजी व्यू बनती है। यूसेजी व्यू एक ट्यूब होती है, और ये क्योंकि गिल पहुंचे फ्रॉड के साथ है ना, यूसेजी व्यू में जाहिर है वो उसी जगह पर ही गिल पहुंचे भी कन्वर्ट हो गए होते हैं यूसेजी व्यू में, तो वो फ्रॉड के साथ होती है, तो वो फ्रॉड को और पीछे की तरफ मिडल ईयर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि फ्रॉड से कोई भी चीज हम खाना खा रहे हैं वो मिडल ईयर की तरफ ना चले जाए, ठीक है। मिडल ईयर से कोई ना कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फ्रॉड में ना आ जाए, ठीक है। इसका काम होता है ये जो है वो ऑडिट की डिले में भी हेल्प करती है। उसके अलावा वहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है उसको भी वो वहाँ पे मेंटेन करती है, that of the external air pressure। जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है वो सपोर्ट करती है होमोलॉजी कॉन्सेप्ट। होमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन हमने कहा था कि डिफरेंट है, तो यहाँ पे यही काम हुआ है कि अर्ली स्टेजेस में स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन बाद में जाके स्ट्रक्चर बाद में जाके बिल्कुल ही मुख्तलिफ फंक्शन हो गया, ठीक है। उनका जगह प्रोसेस थे, उनका फंक्शन बाद में जाके हो गया है रेस्पिरेशन का, ठीक है, यूसेक्शन का कोई और फंक्शन हो गया। तो पहले जो था वो फंक्शन, पहले जो था उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम था, लेकिन बाद में जाके उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो गया। तो ये होमोलॉजी कॉन्सेप्ट को भी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी उसी के ही आप ट्रांसलेशन समझ इसकी वजह से होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी बुक में वो नहीं मेंशन, मगर आपको वैसे एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी अगर आपको पता हो तो एक बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है सिंटोजेनी, बट एक्चुअली इट इज ऑन्टोजेनी, ठीक है। ये ON है, CINE है, ONTOGENY, ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी हम कहते हैं डेवलपमेंट,
motivation for your upcoming board exams. May Allah bless you with excellent marks in your all subjects. Tomorrow we will study population, gene pool, and